हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं नफरत से मोहब्बत भाग 47। इससे पहले इस कहानी के 46 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। अब तक आप सबने पढ़ा था। शालिनी जी भी अचंत की तरफ देखते हुए बोलती हैं कि अचंत बेटा, अपनी जिद और अपना गुस्सा थोड़ा सा काबू में करना, समझा ना। तो और हाँ, वो तेरी बेबी है, तेरी ही सिर्फ बेबी नहीं है, और भी रिश्ते हैं उसके। उनकी बात सुनकर तो प्रतीक को एकदम से खांसी आ जाती है और प्रथा जो उसकी पीठ को रब करने लगती है और प्रतीक हल्के हल्के से मुस्कुरा रहा था। इतना आप देख चुके थे, अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। प्रतीक को ऐसे करता हुआ देखकर अचंत को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो उसको घूर कर देखने लगता है और फिर प्रथा की तरफ देखकर बोलता है कि ज़रा सा ध्यान दो, क्योंकि डिनर अगर इधर उधर हो गया ना तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। उसकी बातों में प्रथा उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर देखने लगती है और फिर अचंत जो फिर से खाना की तरफ देखने लगा। शालिनी जी का तो अब खाना हो गया था, वो भी अपने रूम के अंदर चली गई और उसके बाद उन्हें अनाथ आश्रम भी जाना था। उनके जाते ही प्रतीक अचंत को घूरने लगा तो फिर अचंत भी प्रतीक की तरफ देखकर बोलता है कि मुझे ऐसे मत देखो यार, तुम प्रथा को देखो बस, पता है जब देखो बस उसको यहाँ वहाँ तड़पाते रहते हो तुम। उसकी बात सुनकर तो प्रथा भी अब यहाँ वहाँ देखने लगती है। तो फिर खनक जो अचंत के हाथों पर अपना हाथ रखकर उसको इशारे में नहीं बोलने के लिए कह रही थी, तभी प्रथा भी खनक की तरफ देखकर बहुत ही धीरे से बोलती है कि रहने दो खनक, रहने दो, कोई भी फायदा नहीं है। वो अपनी गलती दूसरों पर ही कर रहे हैं ना, थोप रहे हैं तो थोपने दो। मतलब तुम्हें देखे बिना ही एक मिनट चैन से नहीं रह सकते हैं ये। और फिर कल देखा होता ना, जब माँ ने कहा था कि तुम अचानक से कैसे कहाँ पर चली गई हो, तो फिर ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ खत्म कर देंगे ये सब प्रथा कह रही थी। तो अचंत भी खनक की तरफ ही देख रहा था और खनक को उसकी तरफ देख रही थी। दोनों को ऐसे देखकर तो प्रथा और प्रतीक दोनों ही अब एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो दोनों के हंसने से अब अचंत और खनक दोनों ही अपने सेंस में वापस आते हैं और फिर खनक भी उठकर बोलती है कि मेरा तो लंच हो गया है, अब मैं रूम के अंदर जा रही हूँ। तभी प्रतीक बोलता है कि अरे खनक, बट पता चला कि कुछ ही दिनों में तुम्हारे एग्जाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो फिर तुम्हें कॉलेज में क्लास भी तो लेनी होगी ना। क्या ऐसे ही आराम करती रहोगी, पढ़ोगी नहीं क्या? तो फिर एग्जाम कैसे दोगी तुम? प्रतीक की बात सुनकर खनक का मुंह थोड़ा सा उतर गया था, क्योंकि जैसे उसकी हालत थी अचंत तो उसको किसी भी कीमत पर कॉलेज नहीं जाने देता और फिर घर में बैठकर वो बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाती। खनक ये सब कुछ ही अपने मन में सोच रही थी कि तभी अचंत भी अपनी चेयर से उठकर वहाँ से चला गया। उसकी हरकतों से साफ पता चल रहा था कि वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर गया है। तो खनक भी प्रतीक और प्रथा की तरफ देखने लगती है। तो प्रतीक भी खनक के पास आया और फिर उसका हाथ पकड़कर उसको उठाकर बोलता है कि तुम चली जाओ कॉलेज, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बस कुछ गार्ड्स तुम्हारे आगे पीछे रहेंगे तुम्हारी सेफ्टी के लिए, वो तुम्हें और तुम्हारे क्लासमेट को नजर भी नहीं आएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी बात पर अब खनक भी धीरे से बोलती है कि लेकिन भैया, ये इतना ज़्यादा गुस्सा होकर क्यों गए हैं? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, अब मैंने क्या कर दिया? उसकी बात पे प्रथा भी आगे आकर बोलती है कि ये दैविक कौन है? तो खनक खनक भी अब प्रथा की तरफ कंफ्यूज होकर देखने लगती है कि तभी प्रतीक बोलता है कि हु इज दैविक खनक। खनक अभी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और बस वो अब सबको ऐसे ही आंखें फाड़ कर हैरानी से देखे जा रही थी। और फिर प्रतीक के साथ खनक भी कॉलेज के लिए निकल गई। तो वहीं अभी अचंत भी कॉलेज पहुंच ही रहा था, लेकिन प्रतीक की ड्राइविंग इतनी ज़्यादा फास्ट थी, इसीलिए वो भी अचंत के साथ ही कॉलेज पहुंच गया था। अचंत बस अभी दैविक की तरफ ही धीरे धीरे बढ़ रहा था कि तभी खनक उसके सामने अचानक से आ गई और फिर जबरदस्ती खनक अचंत को वहां से लेकर एक कैफे के पीछे वाले गार्डन में आ जाती है। यहाँ पर कोई भी नहीं था, पूरा सन्नाटा था। अचंत को पकड़कर खनक ने भी झंझोड़ दिया और फिर उसके हाथ में भी हल्का सा दर्द होने लगता है, क्योंकि उसकी चोट अभी भी सही नहीं हुई थी। उसके हल्के हल्के से खून भी निकल रहा था। खनक ने अचंत को पीछे करके बोला कि पहले कोई बात नहीं सुनते हैं आप, कोई भी बात नहीं, और बस स्टार्ट हो जाते हैं। कभी तो मेरी बात को सुन लिया करिए ना आप। अचंत भी नजरें फेर कर बोलता है कि कुछ भी नहीं सुनना है मुझे। जो तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगा ना, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, जिंदा मार दूंगा मैं उसे। ऐसा कहकर वो फिर से वहां से जाने को हुआ कि तभी खनक फिर से चिल्लाकर गुस्से से बोलती है कि जाइए जाइए, जो भी मन होना वो कीजिए, नहीं रोकूंगी मैं आपको, कर दीजिए उसका भी मर्डर। लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। वो तो बस मुझसे लड़ता रहता है, उसकी कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं है जो वो मेरे करीब आने की कोशिश करे। आपको पता है कि मैं आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती हूँ, इनफैक्ट मैं किसी से भी झूठ नहीं बोलती हूँ। और अगर आपको अभी भी
भी ऐसा लगता है कि दैविक मेरे करीब आना चाहता है या फिर वो मेरे साथ कोई भी बदतमीज़ी करती है या फिर कुछ और भी करना चाहता है, तो फिर ठीक है जाइए, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है और ना ही आपके पास रहना है 1 मिनट के लिए भी। खनक भले ही बहुत ज़्यादा मासूम थी, लेकिन अचंत को हैंडल करना उसको बहुत अच्छे से आता था। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि अचंत को किसी बात से कोई भी फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन खनक जब ये कहेगी कि वो उसके पास नहीं आएगी या उसके साथ में नहीं रहेगी तो वो उसकी बात को ज़रूर सुन लेगा। लेकिन इस बार वो बिल्कुल गलत थी। अचंत ने भी अपनी गन को पीछे से निकाल लिया और फिर उसको जल्दी से लोड भी कर लिया। इस वक्त अचंत की आंखों में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। खनक भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दूसरी तरफ आ जाती है और फिर प्रतीक की तरफ देखकर उसको बस जाने के लिए कह देती है और फिर खुद भी तन्वी का हाथ पकड़ लेती है और श्रेया को लेकर वहाँ से निकल जाती है। खनक ने भी ध्यान नहीं दिया था कि अचंत अभी यहाँ पर क्या करने वाला है, या फिर शायद उसको पता था कि अचंत उसके गुस्से से डर तो जाएगा ही और कहीं ना कहीं अचंत ज़रूर रुक जाएगा दैविक के पास जाने से। तो वहीं अचंत भी सीधा अब अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। गुस्से में इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा था और खनक की तबीयत वैसे भी सही नहीं थी और फिर अब ऊपर से उसका इतना ज़्यादा गुस्सा करना। इसीलिए अचंत ने पहले खुद को धीरे धीरे शांत किया, क्योंकि उसको पता था कि अगर खनक से गुस्से में अगर वो कोई भी बात किएगा तो फिर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए वो भी अपने गुस्से को शांत कर रहा था कि तभी एक बार फिर से सोफिया उसके कैबिन के अंदर आ जाती है। इस वक्त अचंत काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बैठा था। वो उसकी तरफ देखकर अचंत ने भी अपनी नज़रें फेर लीं और बोला कि व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस सोफिया। सोफिया भी अब सीधा अचंत के सामने आ जाती है और फिर उसके सामने बहुत ही स्टाइल से बैठ जाती है और उसकी ड्रेस जो बीच में से एकदम से कटी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी थाई बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रही थी, तो वो बार बार अपनी थाइस को ऊपर कर रही थी और थोड़ा सा और ज़्यादा झुक गई थी, क्योंकि उसकी ड्रेस का गला भी काफ़ी ज़्यादा डीप था और उसने अभी ब्रा भी नहीं पहना हुआ था, जिस वजह से झुकने की वजह से उसके ब्रेस्ट बहुत ही अच्छे से नज़र आ रहे थे। अचंत भी नज़रें फेर कर थोड़ा सा गुस्से से बोलता है कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, जाओ यहाँ से, और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो इस वक्त। सोफिया भी मुस्कुरा कर बोलती है कि मुझे आधी अधूरी बात करने का कोई भी शौक नहीं है, मैं बस साफ बात करती हूँ और साफ ही बातों को सुनती भी हूँ। मुझे जो चीज़ एक बार में पसंद आ जाए ना, वो मेरी हो जाती है। मैं अपनी पसंद को कभी भी किसी और को नहीं दे सकती हूँ और मुझे आप बहुत ज़्यादा पसंद आ गए हैं मिस्टर शेखावत। उसकी बात सुनकर तो अचंत ने भी अपनी एक एब्रो उठा ली और फिर सोफिया की तरफ हैरानी से देखने लगता है और फिर बहुत ही औरे के साथ बोलता है कि यू नो ना, मेरी एक बीवी भी है और मैं अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार भी करता हूँ। उसकी बात सुनकर तो सोफिया भी थोड़ा झटके के साथ खड़ी हो जाती है और फिर उसकी तरफ देखकर बोलती है कि एएसएस उसका क्या स्टेटस है और तुम्हारा क्या स्टेटस है, कभी तुमने देखा है, कभी तुम्हारे लायक भी नहीं है वो, शी इज़ नॉट योर टाइप। ऐसा कहकर वो थोड़ा सा गुस्से से बोलती है कि ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है, एक बार सोच कर तो देखो मेरे बारे में। अचंत भी गुस्से से खड़ा हुआ और फिर सोफिया के पास एकदम से आ जाता है और उसका गला पकड़कर उसको वही वॉल से लगा देता है। और इस वक्त अचंत की नज़रों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो भी अपने दांतों को पीसते हुए बोला कि अचंत सिंह शेखावत आग है, एक तूफान है, ज्वाला है और इस आग को झेलना सबके बस की बात नहीं है मिस सोफिया, समझे, तुम जल जाओगी, पूरी तरह से भस्म हो जाओगी। उसकी बात सुनकर तो सोफिया भी एकदम से जोश में बोलती है कि तो ठीक है, तो तुम्हारी बीवी क्यों नहीं जल गई तुम्हारी इस आग से। उसकी बात सुनकर उसको लगा था कि अचंत एकदम से निशब्द हो जाएगा, लेकिन अचंत के पास शब्द बहुत ज़्यादा थे। वो भी उसका गला कस के पकड़कर बोलता है कि अचंत आग है तो फिर गंगा है खनक, और अगर अचंत तूफान है तो तूफान को समेटने वाली धरती है खनक, अगर अचंत ज्वाला है तो लपटों से निपटने वाली है खनक, समझे तुम। खनक मेरे रोम रोम में बसती है और अगर खुद को जिंदा देखना चाहती हो ना तुम, तो चुपचाप से यहाँ से चली जाओ और वापस कभी भी मेरी ज़िंदगी में मत आना और ना ही मेरी आंखों के सामने। ऐसा बोलकर अचंत ने भी सोफिया को जोर से दूर ढकेल दिया और फिर वो जाकर ज़मीन पर गिर गई। तो सोफिया भी अपनी टांगों को अच्छे से एक के ऊपर एक रख कर अचंत की तरफ देखते हुए बहुत ही प्यार से बोलती है कि मेरे नहीं हो सकते तुम, लेकिन कैन यू स्पेंड अ नाइट विद मी। सच तुम्हारी उस बच्ची जैसी बीवी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं। वी इंजॉय अस, तो वैसे भी बिल्कुल बच्ची जैसी ही तो है वो, और वो तुम्हें खुश कहाँ कर पाती होगी। तुम चाहो तो मेरे साथ एंजॉय कर सकते हो। अब तो अचंत का पारा अब और भी ज़्यादा चढ़ गया था और फिर वो भी अपनी जलती हुई आंखों से सोफिया की तरफ गुस्से से देख रहा था और सोफिया भी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ ही देखे जा रही थी। इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा हॉट भी लग रही थी। तो अचंत के दिमाग में भी बस अभी यही सब कुछ चल रहा था कि अब वो सोफिया को कितनी बुरी सज़ा देने वाला है। तो उसने भी अब सोफिया का गला जोर से पकड़ लिया और
फिर बोलता है कि मेरी खनक के अलावा मुझे झेलना किसी और के बस की बात नहीं है, समझे तुम। और तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है मेरे सामने टिकने की। उसकी खुशबू मुझे शांत करती है, उसकी मासूमियत मुझे मेरे गुस्से को संभाल लेती है और उसका भोलापन मेरी गर्मी को मिटा देता है, समझे तुम। उसकी मासूम टिमटिमाती हुई आंखें मेरी आंखों के रंग को एकदम से शांत करती हैं, मेरी गहराइयों में जाती हैं उसकी आंखों। उसकी मासूमियत, उसके अंदर होंठों की गर्माहट है। अचंत ये कहते हुए सोफिया के गले को और भी ज़्यादा कस रहा था कि तभी सोफिया का असिस्टेंट जल्दी से कैबिन के अंदर आया और फिर अचंत को दूर करते हुए बोलता है कि नो नो सर। अचंत का गुस्सा अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा था, इसीलिए वो फिर से अभी सोफिया को आगे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा था कि तभी लकी भी झट से अंदर आ जाता है और फिर अचंत को पीछे से पकड़कर पीछे करने लगता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। लेकिन अचंत खुद को लकी से छुड़ाते हुए गुस्से से बोलता है कि छोड़ो मुझे लकी। लकी के लिए भी अब अचंत को संभालना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि अचंत तो एक साथ 10 पर भारी पड़ जाता था। यह देखकर तो लकी ने भी अब सोफिया के असिस्टेंट को वहां से उसे ले जाने का इशारा किया, तो उसका असिस्टेंट भी अब सोफिया को खींचकर जबरदस्ती अपने साथ वहां से लेकर जाने लगा। तो वहीं अचंत भी अब शांत होने का नाम नहीं ले रहा था, उसे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो लकी को लगा कि शायद खनक ही है जो अचंत को शांत कर सकती है, इसीलिए उसने भी अचंत को कार में बैठा दिया और फिर रास्ते भर खनक का नाम लेकर ही उसको शांत कराते हुए लेकर आ गया। खनक के नाम से ही अचंत काफ़ी हद तक शांत हो गया था, लेकिन खनक जो उसके पास आती तभी तो वो पूरी तरह से शांत हो पाता, क्योंकि इस वक्त उसके अंदर सच में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसीलिए सीधा दोनों ही अब घर आ जाते हैं। लेकिन अचंत जैसे ही अपने घर आया तो उसको पता चला कि खनक तो घर अभी आई ही नहीं है। अब अचंत को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और फिर उसने भी सब कुछ, सारा सामान पटक कर फोड़ दिया था और पूरा रूम तहस नहस सत्यानाश कर दिया था। जब वो बाहर जाने लगा गुस्से से तो देखा कि शालिनी जी भी अपने दोनों ही हाथों को फोल्ड करके अपने सीने से बांध कर खड़ी हुई थी और अचंत की तरफ घूर रही थी। अचंत भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से से वहाँ से निकल रहा था कि तभी शालिनी जी बोलती हैं कि एक दिन उससे दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है तुझे, और फिर तू ऐसे काम ही क्यों करता है बेटा, क्यों ऐसा करता है कि वो तुझे से दूर हो जाती है, वो तुझे छोड़कर चली जाती है, उसको खुद से दूर जाने की हिम्मत ही मत दिया करना तू। तो अचंत भी झट से शालिनी जी के सीने से लग गया और फिर बोलता है कि क्या करूं, जब कोई और उसको देखता है तो फिर मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। मैं ऐसा लगता है कि जैसे जितनी आंखें उसकी तरफ देखती हैं सबको नोच लूँ मैं या फिर ख़त्म कर दूँ सबको। मैं सारी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, लेकिन नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि उसकी मासूमियत कहीं उसको खतरे में ना डाल दे। और वैसे भी माफिया वर्ल्ड का शहंशाह हूँ मैं और सब उसको मेरी वीकनेस ना बना दे। मैं नहीं चाहता हूँ ये, मैं उसको अपनी उस दुनिया का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहता हूँ मैं, क्योंकि उसकी मासूमियत ही उसकी खूबसूरती है। मैं वो नहीं ख़त्म कर सकता, वो मैं कभी भी नहीं ख़त्म होने दे सकता हूँ माँ। अचंत ने भी एक ही सांस में ये सब कुछ कह दिया था और शालिनी जी भी उसके बालों को सहला रही थी। रात इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हो चुकी थी, इसीलिए वो बोलती हैं कि चल अभी बहुत ज़्यादा रात हो गई है ना, इस वक्त जाएगा तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी, सुबह तक का वेट कर ले, सुबह जाना और उसको ले आना और फिर तुम दोनों ही कहीं हनीमून के लिए बाहर घूमने के लिए चले जाओ, जिस वजह से खनक का मूड भी थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। और वैसे भी उसके दिमाग में इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन है, तुम दोनों का रिश्ता भी मजबूत हो जाएगा। उनकी बात सुनकर अचंत ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर शालिनी जी भी अपने हाथों से खाने की प्लेट लेकर आती हैं और ज़बरदस्ती उसको खाना खिलाने लगती हैं। लेकिन अचंत के सामने खनक बार बार आ रही थी, उसे बार बार खनक की याद आ रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ खनक भी तन्वी के रूम पे अचंत के साथ में ही बैठी हुई थी। तन्वी भी बैठी थी उन्हीं दोनों के पास, क्योंकि वो त्रिपाठी हाउस भी तो नहीं जाना चाहती थी। शालिनी जी ने भी खाना खिला दिया था अचंत को जैसे तैसे, तो अचंत के सिर को वो धीरे धीरे सहलाने लगी। अचंत भी उनकी गोद में ही अपना सिर रखकर सोने लगा था, लेकिन खनक के बिना उसे नींद ही कहाँ आ रही थी। मगर फिर भी माँ तो माँ ही होती है, जब तक अचंत सो नहीं गया तब तक वो ऐसे ही उसके सिर को सहलाती रहती हैं और उसी के पास बैठी रहती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ खनक की आंखें भी खुली हुई थी, उसका दिल भी नहीं लग रहा था, कहीं ना कहीं उसे भी अचंत की याद आ रही थी। इसीलिए वो भी अपार्टमेंट के टेरेस पे आ जाती है और फिर ऊपर की तरफ देखने लगती है। अभी आसमान में सिर्फ हल्की हल्की सी नीलिमा बिखरी हुई थी, सूर्य देव ऊपर की तरफ नहीं आए थे और ठंडी ठंडी हवाइयाँ चल रही थी। खनक को थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था, आखिरकार अचंत से दूर तो वो भी नहीं रह सकती थी एक मिनट के लिए भी। उसकी
की आंखों में भी ढेर सारे आंसू आ चुके थे और तभी उसकी कमर पर किसी के हाथ उसे फील होते हैं। तो फिर खनक की आंखें भी अब एकदम से बंद हो गई थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये कोई और नहीं अचंत था। अचंत भी उसके गले पर किस कर रहा था और अपनी बाहों में उसे भरे हुए था। उसके होंठों का स्पर्श फील करते हुए वो खनक की सांसों को भारी कर रहा था। तो अचंत ने भी अब उसको अपनी तरफ हल्का सा पलट लिया और फिर खनक के गाल पे भी अपने होंठों को फेरने लगा। तो खनक के हाथ भी अब अपने आप ही अचंत के पीठ पर चलने लगते हैं और फिर अचंत भी खनक के गाल पे किस करते हुए उसके होंठों पर आ गया था। और तभी खनक भी अपने सेंस में वापस आती है और फिर झट से अचंत से थोड़ा सा दूर हो जाती है और फिर बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है। तो अचंत ने भी अब उसका हाथ पकड़ लिया था और फिर उसके धीरे धीरे करीब आते हुए बोलता है कि एक बार बोलने का चांस तो दो जान प्लीज़। खनक कुछ भी नहीं बोल रही थी और फिर से वो वहाँ से जाने के लिए अपना हाथ छुड़ाने लगती है। खनक को ऐसे करता देख कर तो अचंत ने भी अपना हाथ उसके हाथों से हटा दिया और फिर खनक जो सीधा किचन में आ जाती है, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता था कि अचंत की आदत है सुबह सुबह उसको सौंफ का पानी पीने की, और वो सुबह सुबह सबसे पहले सौंफ का पानी ही पीता है। और रात को भी पता नहीं उसने खाना खाया भी होगा या फिर नहीं। उसकी आदत खनक को बहुत अच्छे से पता थी, इसीलिए वो सीधा किचन में गई और सौंफ का पानी बनाकर अचंत के पास लेकर जाने लगी। वो वहां पर पहुंची ही थी कि तभी उसका पारा एकदम से फिर से गर्म हो गया था, क्योंकि अचंत अभी बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा था। वो बिल्कुल शर्टलेस था और उसके गया हुए रंग पे उसका टैटू और भी ज़्यादा कमाल लग रहा था और फिर उसके 8 पैक्स ऐप उसको और भी ज़्यादा हॉट लुक दे रहे थे। वो पुशअप्स मारता हुआ अचंत भी एकदम से एक क्यूट ज़्यादा चार्मिंग और हॉट लुकिंग दे रहा था। और वहीं दूसरे अपार्टमेंट की टेरेस पर खड़ी एक लड़की जो अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से बार बार अचंत की हॉट बॉडी की तरफ ही देख रही थी, और एक साइड टेरेस पर एक लड़की मुंह खोलकर अचंत की बॉडी की तरफ देख रही थी। तो सबको ऐसे देखकर तो खनक का पारा एकदम से और भी ज़्यादा चढ़ गया। अपने पाँव एकदम से पटकते हुए बोलती है कि सबकी नज़र बस मेरे पति को ही ऐसे ताड़ रही है, जिसे देखो बस खा जाएगी। दिल तो ऐसा कर रहा है कि जैसे अभी जाकर मुंह तोड़ दूं सबका। खनक भी अपनी ही सोच में डूबी हुई थी कि तभी एक लड़की अचंत की तरफ देखकर बोलती है कि अरे आप यहाँ पर नए हैं क्या? तो अचंत ने भी बस हाँ में अपना सिर हिला दिया और तभी वो फिर से बोलती है कि वैसे बड़े हॉट हैं आप। ये सुनकर तो अचंत ने भी उसकी तरफ देखा और फिर वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी फिर ना जाने क्या सोचकर वो भी हल्के से मुस्कुरा देता है और फिर पुशअप्स मारना छोड़कर सीधा उस लड़की के पास आ गया और फिर उसकी तरफ देखते हुए बहुत प्यार से बोलता है कि वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो। अब तक तो खनक थोड़ा सा सही थी और फिर अब तो उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। उसने भी सौंफ का पानी वहीं पर गुस्से से रखा नहीं बल्कि फेंक दिया और फिर बोली कि अब उसी खूबसूरती से ले लो सौंफ का पानी, मुझसे नहीं, समझे तुम। ऐसा कहकर वो भी गुस्से से दनदनाती हुई वहां से चली गई। तो अचंत भी जल्दी जल्दी से घबराहट के मारे बोला, अरे अरे यार, मुझे तो लगा था जलन के मारे मेरे पास भागकर आ जाओगी, ये तो फूल बने अंगारे हो गई यार। भाग अचंत, नहीं तो तेरी बीवी पता नहीं कहाँ भाग जाएगी, तू ढूंढ भी नहीं पाएगा उसे। ऐसा कहकर अचंत भी जल्दी से भागा और फिर सीधा खनक के रूम के अंदर आ गया। तो देखा खनक वहां पर नहीं थी और फिर वो सीधा किचन के अंदर आया तो देखा खनक सारा सामान इधर उधर रख रही थी और फिर वो जल्दी से उसके पास आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला कि बीवी बीवी एक बार। उसने बस इतना ही कहा था कि तभी खनक ने भी एक गिलास उठाकर अचंत के मुंह पर जोर से दे मारा और फिर अचंत जो थोड़ा सा साइड में हो गया और फिर बोलता है कि अरे ये क्या कर रही है। उसने भी इतना ही कहा था कि तभी खनक ने एक डिब्बा फेंका और फिर अचंत उसको भी कैच कर लेता है और फिर वो दूसरी तरफ रखता है कि तभी खनक ने दूसरा डब्बा उठाया और फिर से उसके ऊपर मार दिया। मतलब वो रुकने का नाम ही नहीं ले पा रही थी। बोतल, डिब्बे, बर्तन, चम्मच जो भी उसे मिल रहा था वो अचंत के ऊपर उठाकर फेंक रही थी। इस वक्त खनक भी काफी ज्यादा गुस्से में थी। ये देखकर तो अचंत तो एकदम से घबरा के वहां से हटने लगता है। तो खनक की हरकतों को देखकर इस वक्त वो भी बहुत ज्यादा शॉक्ड था। अचंत एक बार फिर से खड़ा हुआ और फिर को मनाने के लिए बोलता है कि एक बार मेरी बात तो सुन लो, प्लीज प्लीज मेरी जान, एक बार मेरी बात सुन लो। खनक भी एक टिफिन फेंकते हुए बोली कि कुछ नहीं सुनना है मुझे, कुछ भी नहीं, जान वान गई तेले लेने, समझे तुम। जाओ उसी सुकून के पास, जाओ उसे ही सुनाओ जाकर। फिर अचंत भी थोड़ा सा एक्टिंग करते हुए बोला कि बेबी यू आर सो ब्यूटीफुल, बेबी बहुत अच्छी लग रही हो तुम। खनक काफी ज्यादा गुस्से में बोलती है कि रुक जाइए, आज आपका और आपकी बेबियों का एक साथ ही तेल निकालती हूँ मैं, रुक जाइए बस, कोई और मुझसे
मुझसे बात कर लेगा तो फिर उसकी जान लेने पर पहुंच जाएंगे आप, भले ही वो मुझसे नॉर्मली या फिर ऐसे ही बातें ही क्यों ना करता हो। और खुद खुद को देखा है कभी खुद को बहुत ज़्यादा 30 मार खा समझते हैं आप। अचंत भी समझ गया था कि आज उसकी बीवी के ऊपर भूत सवार हो गया है और आज तो खनक उसे नहीं छोड़ने वाली। वो भी धीरे से किचन के प्लेटफॉर्म के नीचे आकर घुस गया था और फिर खनक जो नीचे झांक कर बोलती है कि बाहर आइए, जल्दी से बाहर आइए, अभी मुझे शांति नहीं मिली है, समझे आप, पहले आपको अच्छे से सबक तो सिखा दूं मैं, बाहर आइए चुपचाप से जल्दी से। खनक भी अब अचंत को बाहर बुला रही थी और अचंत जो बार बार ना में अपना सिर हिला रहा था और बच्चों जैसा मुंह बना रहा था। आज तो दोनों ही बच्चों जैसे काम कर रहे थे। कोई अचंत को देखकर ये नहीं कह सकता था कि वो एक माफिया वर्ल्ड का शहंशाह है। तो दोनों को ऐसे देखकर तो वहीं खड़ा अचंत भी बहुत ज़्यादा हंस रहा था। उसके चेहरे की हंसी साफ साफ खनक और अचंत देख सकते थे, क्योंकि अब खनक के हाथ में बेलन था और वो उसी बेलन से अचंत को धमका रही थी। तो दोनों को ऐसे देखकर तो तन्वी भी इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि अचंत के लाइफ में खनक की क्या जगह थी वो दोनों को देखकर आराम से पता चल रहा था कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। और हाँ, ये बात बिल्कुल अलग थी कि अचंत बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था, हर छोटी सी छोटी बात पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था, लेकिन फिर भी प्यार वो हद से ज़्यादा करता था अपनी खनक को, वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था खनक से। तन्वी ने भी ये सब कुछ देखा और फिर वो धीरे से अंदर आई और फिर खनक का हाथ पकड़कर बोलती है कि बस कर यार, बस करना, आज सच में मारने का इरादा है क्या जीजू को? एक तो ये श्रेया मैडम, उनका तो कुछ पता नहीं चल रहा है, और फिर वो है जो ये सब कुछ किए जा रही है जीजू के साथ। चल छोड़ना यार, ये सब कुछ ना कर प्लीज़, मान जाना प्लीज़, सॉरी बोल तो रहे हैं जीजू, और जा जल्दी से नहाकर आजा, साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे सब लोग। फिर वो झुक कर अचंत की तरफ देखते हुए बोलती है कि अरे अब जीजू आप भी ना एकदम से जल्दी से बाहर आ जाइए, आपकी जंगली बिल्ली को मैंने शांत कर दिया है, निकल आइए आप बाहर, अब आपकी ये जंगली बिल्ली आपको झपट्टा नहीं मारेगी। ये सुनकर तो खनक की आंखें भी हैरानी से फैल गई थी, तो फिर वो भी तन्वी की तरफ हैरानी से देखने लगी। तो अचंत भी अब उसकी तरफ घूरने लगता है, क्योंकि अचंत भी खनक की ऐसी हरकतों पर उसको अक्सर जंगली बिल्ली ही कहा करता था, बट खनक के डर से उसके सामने कभी भी नहीं कहता था, मगर मन ही मन वो हमेशा ये सोचता था कि खनक सच में जंगली बिल्ली जैसी है। ये बात श्रेया और तन्वी को ही पता थी, और आज तन्वी की जुबान से ये बात एकदम से स्लिप हो गई थी, और अब तो खनक दोनों की तरफ घूर रही थी और फिर गुस्से से सब कुछ पटक दिया और वहां से अपने पैर को पटकते हुए सीधा रूम की तरफ चली जाती है। उसके जाते ही अचंत भी बाहर आया और फिर तन्वी की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या यार, पहले ही सब बहुत ज़्यादा मुश्किल था, इतनी मुश्किल से मना रहा था अपनी बीवी को, और अब तुमने एक और बखेड़ा खड़ा कर दिया। अब तो उसे भी पता चल गया कि मैं उसे जंगली बिल्ली बोलता हूँ, क्या अब तो सच में मुझे चने चलवा के ही मानेगी तुम्हारी फ्रेंड। उसकी बात सुनकर तो तन्वी ने भी अपने दोनों ही कंधे उचका दी और फिर इशारों में सॉरी बोला। तो अचंत भी जल्दी से अब उसको साइड करके वहां से निकल जाता है खनक को मनाने के लिए। तो बस अब खनक भी शावर लेते हुए खुद में ही बड़बड़ा रही थी। वो बड़बड़ाते हुए गुस्से से बोलती है कि कोई प्यार नहीं करता है मुझसे, कोई भी प्यार नहीं करता है, किसी को मेरी कोई पड़ी ही नहीं है, सब ने मुझसे झूठ कहा था, कभी कोई बदला लेता है मेरे लिए, तो कभी कोई कुछ सच छुपा लेता है, तो कभी कोई मेरे पीठ के पीछे बुराई करता है मेरी। और फिर मेरा पति, वो तो है ही एक नंबर का नालायक, वो एकदम से नालायक है, वो तो मेरी पीठ पीछे किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट भी करता है और मुझे जंगली बिल्ली भी बोलता है। फिर वो ऊपर की तरफ देखकर बोलती है कि हे महादेव, उठा लीजिए मुझे, उठा लीजिए, नहीं रहना है मुझे यहाँ पर, कोई भी प्यार व्यार नहीं करता है मुझसे। खनक भी खुद में ही बड़बड़ा रही थी कि तभी अचंत की आवाज़ आती है, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे जान, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली खनक ने भी गुस्से में दरवाज़ा भी नहीं बंद किया था और सीधा शावर लेने के लिए अंदर घुस गई थी, और वैसे ही बिना कपड़े उतारे वैसे ही शावर के नीचे ही बैठकर बड़बड़ा रही थी। इस वक्त खनक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। अचंत की आवाज़ सुनकर तो अब खनक ने भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया और फिर अचंत भी जल्दी से अंदर आया और वो भी खनक के सामने आकर बैठ जाता है, और फिर वैसे भी वो दोनों ही भीगने लगते हैं। खनक भी उसकी आंखों में देख ही रही थी कि तभी अचंत भी खनक की आंखों में और ज़्यादा देखने लगता है और फिर एकदम से देखते हुए उसके होंठों के करीब आने लगता है। अचंत ने भी खनक का चेहरा अपने हाथों में भर लिया और फिर उसके होंठों को अपने होंठों से जोड़ लिया और उसे किस करने लगा। खनक भी कब से ऐसे ही चिड़चिड़ा कर चुपचाप से थक कर बैठ जाती है, इसीलिए वो भी एकदम से शांत थी, या फिर ये कह सकते हैं अभी के लिए वो भी अचंत के होंठों की गर्मी में सब कुछ भूल गई थी और उसके साथ उसके किस में उसका साथ दे रही थी। वो भी अचंत को किस कर रही थी और कुछ वक्त के बाद
खनक को एकदम से याद आया कि वो तो अचंत से बहुत ज़्यादा गुस्सा है, वो तो उससे बात ही नहीं कर रही थी, इसीलिए उसने भी जल्दी से अचंत को दूर ढकेल दिया और फिर पप्पी जैसा फेस बनाकर बोलती है कि नहीं करना है मुझे आपको किस, बिल्कुल भी नहीं करना है, कड़वे करेले जैसे हैं आप, छी नहीं करना है मुझे, बात भी नहीं करूँगी आपसे अब मैं। ऐसा कहकर वो जल्दी से अब बाहर चली गई। तो फिर अचंत ने भी सिर पर अपना हाथ रख लिया और फिर बड़बड़ा कर बोलता है कि यार एक तो खुद ही पहले से दूर रहकर दिमाग खराब कर दिया है मेरा और अपना भी खराब कर लिया है, और फिर इसका सिर फिर से स्टार्ट हो गया, फिर से इसका ये ड्रामा स्टार्ट हो गया। यार सच में अचिंत ऐसे एक बीबी से शादी करेगा ना तो फिर हो चुका तेरा रोमांस। ऐसा कहकर तो वो भी एकदम से उठा और फिर उसने भी अपने लिए कपड़े लकी से मंगवा लिए थे। लकी भी बाहर ही खड़ा हुआ था और अचंत ने भी कपड़ों को चेंज किया और फिर वो भी बाहर की तरफ आ जाता है तो देखा कि सामने स्वीटी खनक को मना रही थी, और खनक जो बार बार मुंह फुलाकर इधर उधर देख रही थी और चुपचाप से खड़ी हुई थी, वो स्वीटी का हाथ दूर करते हुए गुस्से से बोली कि मुझे लगता है कि आप दुनिया की बेस्ट दी हो, आपने मुझे हर मुसीबत से बचाया था, लेकिन आप मुझसे मेरी लाइफ की इतनी इंपॉर्टेंट बात कैसे छुपाओगे, ये कभी नहीं सोचा था मैंने। आप तो मुझसे जरा सा भी प्यार नहीं करती हो दीदू, मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है। उसकी बात सुनकर तो स्वीटी भी रोते हुए बोलती है कि खनक खनक प्लीज़, तुझे बताना ज़रूरी नहीं था ये बात, और हम नहीं चाहते थे कि तुझे ये लगे कि तू इस फैमिली की नहीं है या मैं तेरी बहन नहीं हूँ। देख प्लीज़, तेरे ऐसे जाने से ना घर का माहौल आज बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, कोई किसी से बात तक नहीं करता है, सबकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, घर में सब तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं खनक, एक बार बैठकर बातें कर लेते हैं, उसके बाद तू जो चाहेगी ना वही कर लियो, प्लीज़ चलना घर। खनक भी उसकी बात सुनकर, अब खनक ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो स्वीटी फिर से बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ मान जाना खनक, तो क्या अब मैं तेरी दीदू नहीं हूँ क्या? सच में तू मुझसे अब प्यार नहीं करती है क्या? सच में तू मुझे अपनी बहन नहीं मानती है? खनक की आंखों में एकदम से आंसू आ गए थे, बट उसको लगता था कि उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। तो फिर खनक ने भी आज सोच लिया था कि इतनी जल्दी तो वो किसी को भी नहीं माफ़ करेगी, इतनी जल्दी वो बिल्कुल नहीं मानेगी। वो भी स्वीटी से थोड़ा सा दूर होते हुए गुस्से से बोलती है कि नहीं नहीं, अब ना ही मेरी कोई बहन है और ना ही मेरा कोई भाई है, सब लोग झूठे हैं, सब ने मुझसे झूठ बोला है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे दूर रहिए आप। ऐसा कहकर खनक भी तन्वी के रूम के अंदर फिर से जाने लगी कि तभी सब एकदम से जोर से चीखते हैं। खनक ने भी पलट कर देखा तो उसकी आंखें एकदम हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि सामने स्वीटी जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। इस वक्त उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। उसको ऐसे देखकर तो खनक की जान जैसे एकदम से उसकी हलक में आ गई थी। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वो कितना भी कह लेती लेकिन ये बात तो बिल्कुल सच थी। वो चाहे जितना भी गुस्सा कर लेती, वो अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, अपने परिवार से नफरत नहीं कर सकती थी, स्पेशली अपनी स्वीटी दी से। वो भी भागकर जल्दी से आती है और स्वीटी को उठाने लगती है, और तभी पीछे से अगस्त आ जाता है और फिर स्वीटी को ऐसे देखकर तो जैसे वो एकदम से बौखला गया था, और अचंत भी सामने आ जाता है भागकर, लकी भी आ जाता है। सबने जल्दी से डॉक्टर को इन्फॉर्म किया और फिर जल्दी जल्दी से उसको रूम के अंदर लेकर आ जाते हैं। डॉक्टर ने भी कुछ ही वक्त में आकर चेकअप किया और फिर उसको कुछ मेडिसिन देकर बाहर की तरफ आ जाती हैं। अगस्त और खनक दोनों ही इस वक्त बहुत ज़्यादा घबराए हुए लग रहे थे, इधर उधर चक्कर काट रहे थे कि तभी डॉक्टर नैना उन दोनों के पास आती हैं और बहुत ही प्यार से बोलती हैं कि घबराने की कोई भी बात नहीं है, शी नीड रेस्ट। अगस्त और खनक दोनों ही एक साथ बोलते हैं कि लेकिन हुआ क्या है, क्या हुआ है डॉक्टर, ये तो बताइए। तो खनक भी जल्दी से बोलती है कि दी को क्या हुआ है डॉक्टर, प्लीज़ बताइए मुझे। दोनों ऐसे घबराते हुए अब डॉक्टर नैना की तरफ देख रहे थे, तो नैना जी भी मुस्कुराकर दोनों की तरफ देखती हैं और बोलती हैं कि अरे ये घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोगों को तो खुश होना चाहिए, खुश होने की बात है, शी इज़ प्रेग्नेंट। उनकी बात सुनकर तो अब अगस्त बस डॉक्टर की तरफ ही देखे जा रहा था, और खनक की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, एकदम से उछल पुदल कर रही थी। अचंत भी काफ़ी ज़्यादा खुश था, वो भी अपनी पागल और छल्ली बीवी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, और अपने मन में बोलता है कि डबल हैप्पीनेस तो तब होगी मुझे जान जब मेरा बेबी तुम्हारे अंदर होगा माय लव। लेकिन खनक तो बस अपनी बहन के बारे में ही सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। वो डांस करने लगती है, उसने भी खुशी में अगस्त को कस के हक कर लिया था और फिर जोर से बोलती है कि सच सच जीजू, आई रियली लव यू, सच में आप ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। उसकी खुशी देखकर तो अगस्त ने भी पहले उसको थोड़ा सा खुद से दूर किया और फिर उसकी नोज़ को पिंच करते हुए बोलता है कि आई लव यू टू साली साहिबा। ये देखकर तो अचंत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, या ये कह सकते हैं उसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, क्योंकि खनक पहले से ही उससे दूर भाग रही थी और अब उसने अगस्त को अपने गले भी लगा लिया था। इस वक्त तो सच में अचंत का चेहरा देखने लायक था, उसको प्रपोज भी
कर दिया था खनक ने। बदले में अगस्त ने भी अब खनक को प्रपोज कर दिया था। ये सब कुछ अचंत से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा और जलन हो रही थी। वो भी जल्दी से वहाँ से जाने लगा तो उसको ऐसे जाता हुआ देखकर अगस्त भी मुस्कुराकर बोलता है कि साला जल कुकड़ा कहीं का, एक नंबर का जल कुकड़ा है ये बोलकर वो भी जल्दी से उसके पीछे गया और फिर अचंत जा ही रहा था कि तभी अगस्त ने उसको कंधे से पकड़ लिया और फिर अचंत भी पलट गया तो अगस्त उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्यों, इतनी बड़ी खुशी आई है मेरी लाइफ में और तू ऐसे मुंह बनाकर यहाँ से जा रहा है, अपने दोस्त को ब्लेसिंग भी नहीं देगा क्या? अचंत भी थोड़ा बिना मुस्कुराते हुए बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम याद आ गया था। ऐसा कहकर फिर से वो जाने को हुआ कि तभी अगस्त ने फिर से उसका गला पकड़ लिया और बोलता है कि बचपन से जानता हूँ मैं तुझे साले, तू एक नंबर का नौटंकीबाज है। साले इतना ज़्यादा क्यों जल रहा है तू? तेरी बीवी ना तेरी ही है, मेरी नहीं हो जाएगी। तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है वो, समझा? तो कभी देखा है कि वो ज़्यादा वक्त तक तुझसे नाराज़ भी नहीं रहती है, पागल कहीं का। बस हमेशा जलन पैदा कर लेता है अपने दिल में, क्योंकि वो रह भी नहीं पाती है तेरे बिना, और आज उसने खुशी में मुझे हक कर लिया बस। सो डोंट टेक इट रॉन्ग वे यार प्लीज़। अचंत उसको तरफ देख ही रहा था और बोलता है कि तू जा स्वीटी, तेरा वेट कर रही हो कि मुझे भी कुछ इंपॉर्टेंट काम है, अभी उसको तेरी ज़रूरत है ना। तो अगस्त भी उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बहुत ही प्यार से बोलता है कि तू भी ना यार, मेरे लिए तो तू भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देख, खनक को अभी अभी बहुत बड़ी बात पता चली है, जिस वजह से अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है। उसको ये भी पता है कि तू भी ये बात बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन तूने भी उसे नहीं बताया। इनफैक्ट जिस जिस पे वो भरोसा करती थी सब ने उससे ये बात छुपाई है, सब ने उसका विश्वास तोड़ा है। ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी बात थी और फिर उसको कुछ भी नहीं पता चला। तुम लोगों ने उसे कुछ भी पता नहीं लगने दिया। ये सब एक्सेप्ट करने में उसे टाइम लगेगा, तो उसको कुछ थोड़ा सा वक्त दे, थोड़ा सा उसको भी समझ और फिर उसका साथ दे तू। उसकी बात सुनकर अचंत ने भी एक गहरी सांस ली और बोला कि यार नेक्स्ट मंथ उसके एग्ज़ाम है और फिर वेपन की डील्स के लिए मुझे ना थोड़ा सा खलील अहमद से मिलने के लिए भी जाना होगा। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, सच में लाइफ बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल हो गई है मेरी, कैसे कहूँ, कैसे इसको सब चीज़ों को सही करूँ। उसकी बात सुनकर अगस्त ने भी कुछ वक्त तक कुछ सोचा और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तू उसको लेकर कहीं दूर चला जा थोड़े दिन के लिए, थोड़ा सा साइलेंस प्लेसेस पे जा गया ना तो फिर उसका भी थोड़ा सा शांति मिलेगी और तुझे भी थोड़ी सी शांति मिलेगी। इन दोनों में जब तुम दोनों ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे ना तो उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और यहाँ जो कुछ भी हुआ है ना उसको भी वो समझ लेगी और कोई भी रिएक्ट नहीं करेगी, सब कुछ भूल जाएगी। शायद आने के बाद सब कुछ सही हो जाए। और फिर थोड़ा सा नोटी वे में अगस्त भी अचंत के कान के पास आकर धीरे से बोलता है कि और हो सकता है कि मेरे बाद तू भी बाप बन जाए और तेरे पास भी ये खुशी हो जो आज मेरे पास है। उसकी बात सुनकर तो अचंत ने भी उसकी तरफ देखा और फिर उसने भी अपनी एक आई विंक कर दी और फिर अचंत भी हल्के से मुस्कुरा देता है और फिर कस के अगस्त को हक कर लेता है। तो अगस्त भी उसकी पीठ को सहलाते हुए बोलता है कि अब हुआ ना सच में तू खुश, अब हुई ना ये दोस्ती वाली बात, जल कुकड़े कहीं के, अब जा अपनी वाली के पास और मैं भी जा रहा हूँ अपनी वाली के पास। ओके, पहले ही कम नखरे थे क्या यार इसके, अब और भी ज़्यादा नखरे करेगी। और फिर अपने दिल पे हाथ रखकर बोलता है कि बट मैं सब कुछ झेल सकता हूँ अपने प्यार के लिए, अब तो मेरे प्यार के साथ साथ मेरे प्यार की निशानी भी मेरे पास आने वाली है। दोनों ही फिर से अब घर के अंदर आ जाते हैं और स्वीटी की रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं स्वीटी भी अब अपनी आंखें खोले हुए खनक की तरफ देख रही थी। उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने खनक मुस्कुराते हुए बैठी हुई थी। खनक के हाथों में उसका हाथ देखकर स्वीटी को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा खुश होकर उठने लगती है। तो खनक ने भी अब उसको वैसे ही लेटे रहने का इशारा किया और अब तक श्रेया भी वहाँ पर आ गई थी। ना जाने क्यों उसका चेहरा भी आज बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था, लेकिन स्वीटी की खबर सुनकर तो उसके चेहरे का रंग और भी ज़्यादा खिल गया था और खुशी दुगनी हो गई थी। लकी और तन्वी के साथ अक्षत भी एक साइड में खड़ा हुआ था। खनक भी स्वीटी से माफ़ी मांग रही थी और फिर स्वीटी ने भी बस उसको अपने गले लगा लिया। दोनों ही बहनें इस वक्त एक दूसरे के गले लगी हुई थी, जो होना था सो हो गया था। खनक भी स्वीटी को अपने आप से थोड़ा सा दूर करते हुए बोलती है कि आपने हम सबको हमारी लाइफ की बहुत बड़ी खुशी दी है दी, सच में आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश। स्वीटी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगती है। उसे तो इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो धीरे से बोलती है कि मतलब तू कहना क्या चाहती है। खनक भी जल्दी से खड़ी हुई और फिर उछल के बोलती है कि मैं मासी बनने वाली हूँ मासी। उसकी बात सुनकर तो स्वीटी की आंखें एकदम हैरानी से बड़ी हो गई और फिर खुशी से भर आती हैं। उसने भी अगस्त की तरफ देखा तो अगस्त ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर अब स्वीटी भी थोड़ा सा कंफर्म हो गई थी कि वो सच में माँ बनने वाली है और आज वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी। उसने भी अपने पेट पर अपना हाथ रखा और अपनी आंखों को बंद कर
लिया तो खनक ने एक बार और फिर से उसको अपने गले लगा लिया। तो वहीं तन्वी भी सबको चॉकलेट लाकर दे रही थी और सब चॉकलेट खा रहे थे और सबके चेहरे पर बहुत ज़्यादा स्माइल थी। खनक खाते हुए स्वीटी को भी खिला रही थी और तभी स्वीटी बोलती है कि घर पे बताना होगा हमें। उसने भी स्वीटी की तरफ देखा और फिर हाँ में अपना सिर हिला दिया और अपना फ़ोन निकाल कर कॉल करने लगता है कि तभी अचंत भी आगे आकर बोलता है कि मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। सब उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे तो उसने भी खनक का हाथ पकड़ लिया और फिर उसको अपनी तरफ खींचकर अपने करीब करते हुए बहुत ही प्यार से और शर्माते हुए बोलता है कि मैं भी अपनी बीवी के साथ हनीमून पर जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर तो खनक के साथ साथ सब उसको हैरानी से देखने लगे थे और फिर वहीं अगस्त के चेहरे पर भी एक कातिलाना स्माइल आ चुकी थी। खनक भी उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी कि तभी अचंत भी बाकी सबको देखते हुए बहुत ही धीरे से खनक के कान में आकर बोलता है कि ज़्यादा मत सोचो जान, क्योंकि अब मुझे भी ना मेरी बेटी चाहिए, मैं भी ना अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर तो खनक अब उसको अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से देखने लगती है। तो फिर अचंत ने भी अपनी एक आई विंग कर दी और अगस्त भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। खनक और स्वीटी दोनों ही एक दूसरे से मिल चुकी थी और फिर दोनों ही अब त्रिपाठी हाउस के लिए जाना चाहती थी। थोड़ी देर में वो दोनों वहाँ से निकल गई। खनक जाना तो बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन बचपन से वो वहीं पर पली बड़ी थी और फिर प्यार कम नहीं हुआ था उसका आज भी। स्वीटी भी बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी, इसीलिए स्वीटी को मना नहीं कर पा रही थी, ना ही वो उसे मना करना चाहती थी। खनक और स्वीटी दोनों ही अगस्त के साथ त्रिपाठी हाउस आ गई थी। तो वहीं अचंत भी वापस अपने ऑफिस में आ गया था, क्योंकि आज उसको जल्दी से सारे काम खत्म करके खनक को अपने घर मतलब मेंशन लेकर जाना था। वो भी फाइल्स में कुछ देख रहा था और कुछ ही वक्त के बाद वो सारे डायमंड्स के शिप को अमेरिका भेजने वाला था। वो ये सब कुछ सोच रहा था कि तभी उसका दिल फिर से खनक के बारे में ही सोचने लगा था और फिर अपने सिर को उसने भी अपने चेयर से टिका कर बोलता है कि यार एक किस्त तो कर लेने दिया होता, कम से कम मन तो लग जाता काम में। अब क्या करूं मैं, काम में मन भी नहीं लग रहा है बिल्कुल। फिर वो खनक की सुबह की हरकतों को याद करने लगता है और फिर वो सब कुछ याद करते करते उसके होंठों पर भी एक कातिलाना स्माइल आ जाती है और वो मुस्कुराने लगता है और फिर एक बार फिर से वो अपने काम में लग जाता है। तो वहीं खनक भले ही त्रिपाठी हाउस में पहुंच गई थी, लेकिन वो किसी से भी बातें नहीं कर रही थी और इस वक्त वो सबसे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। ये देखकर तो अंतरा भी उसके पास आ गई और फिर खनक को अपने साथ लेकर छत पर चली जाती है। धीरे धीरे शाम हो गई थी, इसीलिए छत पर धूप भी नहीं थी। दोनों ही चाय पी रही थी कि तभी अंतरा बोलती है कि तुम्हें पता है खनक, हमारे भैया शुरू से ही जानते थे इस सब के बारे में, लेकिन फिर भी उन्होंने ना सारी चीज़ें छुपाई तुमसे, उन्होंने ये सारा सच छुपाया। खनक अंतरा को तरफ हैरानी से देखने लगी तो अंतरा भी चाय पीते हुए आगे बोली, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कभी सच पता चले तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे पापा माफिया गैंग के लिए काम करते थे और या ये कह सकते हैं कि उनके लीडर थे और उनके सारे इलीगल धंधे होते थे। पुलिस चारों तरफ से उन्हें ढूंढ रही थी और उसी वक्त उनकी नज़र दृष्टि बुआ पर पड़ती है। खनक अंतरा की तरफ हैरानी से देख रही थी और फिर अंतरा सब कुछ उसे बता रही थी। अंतरा भी धीरे धीरे आगे बोलती है कि और फिर उन्होंने भी अपने मन में ठान लिया था कि अब वो दृष्टि बुआ जी से ही शादी करेंगे और उन्हें अपना बनाकर ही रहेंगे। पापा जी और चाची जी ना चाहते हुए भी उन्हें ज़बरदस्ती बुआ जी से शादी करके उन्हें अपने साथ लेकर चले गए थे, लेकिन शादी होने के बाद सबने उन्हें एक्सेप्ट करने की कोशिश करी थी। हमारे दोनों ही भाई बहुत ज़्यादा चाहते थे बुआ जी को और स्वीटी भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी बुआ जी से और फिर उन्हीं बीच में उन्हें पता चल गया कि दृष्टि बुआ जी प्रेग्नेंट है और फिर इस घर की बेटी होने के साथ साथ माँ की बहुत अच्छी फ्रेंड भी थी दृष्टि बुआ और फिर वो भी मिलने जाया करती थी उनसे। लेकिन जब बुआ जी को सच पता चला तो उन्होंने ये सोच लिया था कि वो एक बार बात ज़रूर करेंगी तुम्हारे पापा से और ये सारे काम छुड़वाएंगी और फिर शायद वो ये बात मान भी जाएंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ था खनक, बल्कि वो और भी ज़्यादा गुस्से में रहने लगे। बुआ जी ने भी सबको वहाँ पर आने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते थे तो किसी को भी मार देते थे तुम्हारे पापा। और फिर एक दिन जब बुआ जी की डिलीवरी हुई और उन्होंने तुम्हें जन्म दिया तो उन्हें पता चला कि तुम्हारे पापा तुम्हें भी उसी दलदल में ढकेलना चाहते हैं और ये बात उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और वो तुम्हें लेकर वहाँ से भागने लगती हैं। और फिर वहाँ से निकलते हुए ही उनका एक्सीडेंट हो गया था, क्योंकि तुम्हारे पापा तुम्हें बुआ जी से लेना चाहते थे, वो हमेशा के लिए तुम्हें उनसे छीनना चाहते थे। बुआ जी की हालत इस वक्त बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी, लेकिन यहाँ तक वो पहुँच गई थी जब उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हम लोग, लेकिन हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट के बाद उनकी जान नहीं बच पाई थी। लेकिन जाते जाते उन्होंने सबसे ये प्रॉमिस लिया था कि वो सब तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही प्यार करेंगे, मतलब हम लोगों से वादा किया था कि कभी भी उस तुम्हें पता नहीं चलने देंगे हम लोग कि तुम उनकी बेटी नहीं हो और तुम्हारे पापा की बेटी हो तुम। सबको यही लगा था कि शायद उन्हें पुलिस ले गई होगी, लेकिन फिर से वो कहीं छुप गए थे और से अपने बाहर निकलने की फिराक में थे, क्योंकि वो हमेशा के लिए तुम्हें यहाँ
से लेकर जाना चाहते थे और उसी गंदगी में ले जाना चाहते थे। बुआ जी के जाने के बाद चाची जी, पापा, चाचा जी, सब लोगों ने और तुम्हारे दोनों ही भाई, खुद स्वीटी दीदी ये सब भूल गई थी कि तुम उनके घर की बेटी नहीं हो। सब ने तुम्हें जी भरकर प्यार किया और फिर बहुत ज़्यादा प्यार दिया और फिर शहर में सब कुछ बेचकर यहाँ पर आ गए, जिससे तुम्हें हमेशा के लिए बचाया जा सके। तुम्हारे पापा से हर मुमकिन कोशिश करी गई जिससे तुम बच जाओ, लेकिन तुम्हारे पापा माफिया लीडर ऐसे नहीं बने थे। उन्होंने भी तुम्हें हर जगह ढूंढा और फिर ढूंढ लिया और फिर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें वो अपनी गद्दी के लिए ही चाहते हैं खनक, और फिर बस इसीलिए ही तुम्हें वापस लेने के लिए वो आए थे। नहीं तो शमशेर जैसे आदमी से तुम्हारी शादी नहीं कराते वो। समझी तुम? शमशेर का क्या हुआ पता नहीं है किसी को भी। बस ये कह सकती हूँ कि अचंत जी उसका बहुत ही ज्यादा बुरा हाल किया होगा उन्होंने। इतना कहकर अंतना ने भी खनक की तरफ देखा और उसका चेहरा एकदम से आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने भी झट से अंतरा को अपने गले लगा लिया और फिर रोती हुई आवाज में बोलती है कि सॉरी भाभी, मैंने सबको इतना ज्यादा गलत समझा। जिसने मेरे लिए सब कुछ किया, जिसने मुझे बचाने के लिए इतना प्यार किया, उसको ही मैंने गलत समझा, गुस्सा किया है। सॉरी सॉरी, माफ कर दीजिए। अंतरा खनक के बालों को सहलाते हुए बोली कि अब टेंशन मत लो और चुपचाप से नीचे चलो, सब वेट कर रहे होंगे हमारा। अब सब अपनी बेटी और अपनी बहन को वापस पहले जैसा देखना चाहते हैं। ये सुनकर तो खनक ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर दोनों ही जल्दी से नीचे आ जाती हैं। दोनों को देखकर तो सबने फिर से सांसें बांध ली थी कि ना जाने खनक अब कौन सा प्रश्न करेगी उन लोगों से। लेकिन खनक ने भी किसी से भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप से जाकर हरीश चंद्र जी के गले लग जाती है और रोने लगती है। और ये देखकर तो सब बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और शायद खनक के सारे सवालों का जवाब उन सबको मिल गया था जो कि त्रिपाठी हाउस में सबको चाहिए था। इस वक्त सब बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन अब उसको रघुराज जी से भी नफरत हो गई थी और वो कभी भी उनसे मिलना भी नहीं चाहती थी, ना ही उनसे शक्ल देखना चाहती थी। तो वहीं अचंत भी घर आ गया था और वो खनक को लेकर नहीं आया था क्योंकि खनक ने कहा था कि वो खुद ही घर पर आ जाएगी। शालिनी जी ने पूछा तो अचंत ने भी बस कहा कि वो आ जाएगी माँ। सब ने डिनर किया और फिर बस बीच में परी ने भी खनक को लेकर कोई भी क्वेश्चन नहीं किया था। खनक भी रात में घर आ गई थी तो देखा कि सब आराम से सो चुके हैं। वो भी सीधा अपने घर रूम की तरफ चली गई थी और खनक जो रूम के अंदर आई तो देखा कि रूम में इस वक्त बहुत ही ज्यादा अंधेरा था और लाइट्स भी पूरी तरह से ऑफ थी। तो उसने भी सोचा कि शायद अचंत सो गया होगा, अगर उसने लाइट ऑन की तो फिर वो उठ जाएगा। ये सोचकर खनक भी आगे बढ़ गई और फिर जाने को आगे हुई कि तभी किसी ने उसको पीछे से पकड़ लिया और उसके कंधे पर अपना सिर रखकर उसके बालों से लेकर उसके गाल तक हर जगह अपने होठों को फेरने लगा। खनक की आंखें भी खुद में खुद ही बंद हो जाती हैं, उसकी सांसें भी एकदम से भारी हो गई थी क्योंकि उसको भी समझ में आ गया था कि वो कोई और नहीं अचंत था जो उसके साथ ऐसी हरकत कर रहा था। अचंत भी खनक को अपनी बाहों में उठा लेता है और फिर अपने आंखें बंद किए हुए ही खनक के चेहरे से अपने चेहरे को जोड़ कर रखता है और ऐसे ही करके वो खनक से गले मिल जाता है और फिर बोलता है कि बहुत देर लगा दी वाइफी तुमने आने में, हाउ लॉन्ग हैव आई बीन वेटिंग फॉर यू। खनक भी कुछ कहती उससे पहले ही अचंत ने उसको पलट दिया और फिर उसके सीने से उसका दुपट्टा खींच लिया और फिर खनक ने भी झट से अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि अचंत ने भी एकदम से पी रखी थी और वो काफी ज्यादा नशे में था। वो खनक के करीब आ रहा था और बालकनी से आती चांद की रोशनी में खनक का चेहरा और भी ज्यादा चमक रहा था। वो खनक को ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए बोलता है कि बेब यू आर सो टेम्पटिंग। ये सुनकर तो अब खनक की आंखें एकदम से खोलकर वो अचंत की तरफ देखने लगी। उसकी भारी सांसों के कारण वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी और फिर अचंत की नजरें तो अभी वहीं पर टिकी हुई थी। वो धीरे धीरे करके उसे प्यार करने लगता है। इसी के साथ सुबह का वक्त हो चला था और इस वक्त सुबह के 9 बजे का समय हो रहा था। अचंत और खनक दोनों ही इस वक्त बहुत अच्छे से रेडी हो चुके थे क्योंकि आज उनकी फ्लाइट थी स्विट्जरलैंड की। वो अपने हनीमून पर जा रहे थे। दोनों ही इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। शालिनी जी भी उनके पास आती हैं और फिर उनके चेहरे पर भी इस वक्त बहुत बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वो खनक के पास आती हैं और फिर उसके सिर पर अपना हाथ रखकर फेरते हुए मुस्कुराकर बोलती हैं कि बेटा तुम दोनों ही आज अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हो, हमेशा खुश रहना और एक दूसरे के साथ ही रहना। खनक भी हल्के से मुस्कुराकर उनके पैरों को छू लेती है और फिर थोड़ी ही देर के बाद दोनों ही स्विट्जरलैंड अपने हनीमून के लिए निकल चुके थे। और इसी के साथ दोस्तों आज की कहानी का एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। आज इस कहानी का दी एंड यहाँ पर करते हैं। कहानी कैसे लगी आपको प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई कहानी।